वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस में आपका एमपीपीएससी, बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो गया, या फिर आप लोग वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, शिक्षक भर्तियाँ होती रहती हैं, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, दरोगा के लिए होता रहता है, पटवारी के लिए होता रहता है, तो इन सब में इस तरह के संगठनों से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह के संगठनों को एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा इनके बारे में। आज हम लोग विश्व बैंक के बारे में एक सामान्य जानकारी देखने वाले हैं, इसका इतिहास देखेंगे और इसमें जो शामिल संस्थान हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। विश्व बैंक का जो कार्यकारी निदेशक मंडल है उस पर भी बात करेंगे। विश्व बैंक समूह की सदस्यता किस तरह से ली जाती है उस पर भी बात करेंगे। और विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती हैं उस पर भी बात करेंगे। विश्व बैंक और भारत को देखेंगे हम लोग, और विश्व बैंक में सुधार की जो बात होती है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, ये भी याद रखिएगा, और 7 जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, ये डेट आपको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिलेगा। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा। आप लोगों को जाना है यूएसए और यहाँ आप लोगों को वॉशिंगटन डीसी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। 1 से 22 जुलाई 1944 तक 44 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसका तत्कालिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था उस समय। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही आप लोग विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। और विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था मानी जाती है। और संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में उसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यह कई संस्थाओं का समूह है, इसलिए इसे विश्व बैंक समूह कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी कहा जाता है। वर्तमान में आप देखिए विश्व बैंक में 189 देश सदस्य हैं। और विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है। इस तरह के फैक्ट याद रखा करिएगा, कई बार आप देखते हैं कि प्रीलिम्स में पूछ लेता है। दोनों में अंतर की बात करें तो विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण देता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ऋण देता है। इन दोनों संस्थाओं में एक अंतर यह भी है कि विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण देता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संसाधनों का इस्तेमाल निर्धन राष्ट्रों के साथ साथ धनी देशों में भी कर सकते हैं। और इन दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है आपसे कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में क्या अंतर है, ये जरूर याद रखा करिएगा। अगर हम लोग इसके उद्देश्य की बात करें तो संयुक्त सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में आर्थिक सहायता देना, यह एक अग्रणी विकास संस्थान है जो विकासशील देशों में गरीबी से लड़ने तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, गारंटी, जोखिम प्रबंधन, उत्पादों, विश्लेषणात्मक तथा सलाहकार सेवाएं देने का काम करता है। इसके सदस्य देश संयुक्त रूप से इसके लिए जिम्मेदार होते हैं कैसे इसका वित्त पोषण किया जाता है और इसका पैसा कैसे खर्च किया जाता है। विश्व बैंक का प्रयास सतत गरीबी में कमी के उद्देश्य से सहस्ताब्दी विकास लक्ष्यों तक पहुंचने पर केंद्रित है। विश्व बैंक समूह में शामिल संस्थाओं की बात करें तो विश्व बैंक समूह निम्नलिखित 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को आर्थिक, वित्तीय सहायता और वित्तीय सलाह देता है। इसमें आप देखेंगे पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD के शॉर्ट इसका नाम है। IBRD की स्थापना 1945 में हुई थी। वर्तमान में इसके 188 सदस्य देश देखने को मिलेंगे। जिस समय आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उस समय देख लिया करिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। इस समय क्या कर लेता है, क्वेश्चन पूछ लेता है। 189 देश देखने को मिलेंगे, अभी अपडेट हुआ है। IBRD का उद्देश्य मध्यम विकास वाले देशों और ऋणग्रस्त गरीब देशों में ऋण, गारंटी और गैर उधार सेवाओं के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें विश्लेषणात्मक और
सेवाएं शामिल हैं। आईबीआरडी उन सदस्य देशों के स्वामित्व में है जिनकी मतदान शक्ति देश की सापेक्ष आर्थिक शक्ति के आधार पर इसकी पूंजी सदस्यता से जुड़ी हुई है। आईबीआरडी दुनिया के वित्तीय बाजारों में अपना अधिकांश धन जुटाता है और वर्ष 1959 से इसने ट्रिपल ए रेटिंग बनाई है। आईबीआरडी और आईडीए मिलकर विश्व बैंक का स्वरूप लेते हैं, जो विकासशील देशों की सरकारों को वित्त पोषण, नीति सलाह, तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह विश्व बैंक के परिचालन खर्चों को वहन करता है तथा बेहद गरीब देशों के लिए आईडीए को धन प्रदान करता है। एक आप लोग अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम देखते हैं तो आप देखेंगे कि वर्ष 1956 में स्थापित आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन 184 सदस्य देशों के स्वामित्व में है, जो सामूहिक रूप से नीतियों को निर्धारण करता है। यह 100 से अधिक विकासशील देशों में उभरते बाजारों में कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को रोजगार सृजित करने, कर राजस्व जुटाने, कॉरपोरेट प्रशासन और पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार करने तथा उनके स्थानीय समुदायों में योगदान करने में सहायता देता है। यह विकासशील देशों में विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है। आईएफसी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में ऋण दायित्वों को पूरा करने के माध्यम से लगभग सभी ऋण गतिविधियों के लिए धन जुटाता है। वर्ष 1989 के बाद से आईएफसी ने अपनी ट्रिपल ए रेटिंग बनाई रखी है। यह आमतौर पर 7 से 12 साल की परिपक्वता वाले व्यवसायों और निजी परियोजनाओं को ऋण देता है। इसके द्वारा किए जाने वाले निवेशकों के लिए समान ब्याज दर की नीति नहीं है। और आप देखें आईएफसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के जोखिम को कम करने के लिए अपने वैश्विक व्यापार वित्त कार्यक्रम के माध्यम से 80 से अधिक देशों में 200 से अधिक अनुमोदित बैंकों के व्यापार भुगतान दायित्वों की गारंटी भी देता है। फिर आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की बात होती है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की, आईडीए कहते हैं इसे शॉर्ट में। आईडीए की स्थापना आप देखेंगे स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी और वर्तमान में आप देखिए 174 देश हैं इसके। कितने? 74। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि जब भी आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उस समय देख लिया करिएगा कि इसमें कितने सदस्य हैं। आईडीए विश्व बैंक का वह हिस्सा है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करता है। 174 शेयरधारक देशों द्वारा प्रबंधित आईडीए का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, असमानता को कम करना और लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए अनुदान प्रदान करना है। यह दुनिया के 75 सबसे गरीब देशों में बुनियादी सामाजिक सेवाओं हेतु सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े स्रोतों में से एक है और इनमें से 39 अफ्रीका में आईडीए रियायती शर्तों पर ऋण देता है, अर्थात यह शून्य या बहुत कम ब्याज शुल्क लेता है। पुनर्भुगतान 30 से 38 वर्षों तक किया जा सकता है, जिसमें 5 से 10 साल की छूट अवधि भी शामिल है। यह समानता, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, उच्च आय और बेहतर जीवन परिस्थितियों के समर्थन करते हुए सहायता प्रदान करता है। प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और स्वच्छ पानी, कृषि, व्यापार, जलवायु सुधार, बुनियादी ढांचा और संस्थागत सुधारों के लिए भी आईडीए सहायता करता है। फिर आता है बात निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ए इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, आईसीएसआईडी के नाम से जानते हैं इसे। वर्ष 1966 में स्थापित आईसीएसआईडी एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। आईसीएसआईडी अभी समय एक बहुपक्षीय संधि है जिसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों द्वारा तैयार किया गया है ताकि बैंक के निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों के सुलह और मध्यस्थता के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। अधिकांश देशों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेश संधियों और कई निवेश कानूनों और अनुबंधों में निवेशक राज्य विवाद निपटाने के लिए एक मंच के रूप में आईसीएसआईडी को मान्यता दी है और इसका नेतृत्व महासचिव द्वारा किया जाता है, जो कार्यवाही के लिए तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। इसके महासचिव को पंचायत न्यायाधिकरण या सुलह आयोग का गठन करने का अधिकार है। अधिकांश मामलों में न्यायाधिकरण में 3 मध्यस्थ होते हैं, निवेशक द्वारा नियुक्त, राज्य द्वारा नियुक्त और दोनों पक्षों के समझौते द्वारा नियुक्त है। फिर आप देखिए बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, MIGA के नाम से जानते हैं। 12 अप्रैल 1988 को विश्व बैंक समूह के नए सदस्य के रूप में MIGA की स्थापना की गई। कानूनी तौर पर आप देखते हैं कि अलग और आर्थिक रूप से स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यवसाय के लिए खोली गई मिगा में 179 सदस्य देश हैं। देख लीजिएगा, इसमें अपडेट कर लिया करिएगा। मिगा को विकासशील देशों में एक बार इसके बारे में बताता हूँ।
आप देखेंगे इसमें बहुपक्षीय इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसमें आप देखते हैं कि 182 सदस्य बताने लगा है। तो इसीलिए कह रहा हूँ जब भी जाए आप लोग अपडेट कर लें 182। मीगा को विकासशील देशों में गैर वाणिज्यिक जोखिमों के खिलाफ निवेश बीमा के सार्वजनिक और निजी स्रोतों के पूरक के रूप में बनाया गया था। यह ऋणदाताओं और निवेशकों को युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देना, ताकि आर्थिक विकास में मदद मिल सके, गरीबी को कम किया जा सके और लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। MIGA का गठन विकासशील देशों में गैर वाणिज्यिक जोखिमों के खिलाफ निवेश और बीमा के सार्वजनिक और निजी स्रोतों की पूरक के तौर पर किया गया था। इन जोखिमों में आप देखिए मुद्रा की अनिश्चितता, हस्तांतरण प्रतिबंध, सरकार का विघटन, युद्ध, आतंकवाद, नागरिक गड़बड़ी, अनुबंध का उल्लंघन तथा वित्तीय दायित्वों के निर्वहन से भटकाव की स्थिति आदि शामिल है एक तरह से। फिर बात आती है विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक मंडल। तो विश्व बैंक समूह के 4 संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यकारी निदेशकों के 4 बोर्ड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी है। इन बोर्डों में काम करने वाले कार्यकारी निदेशक आमतौर पर समान होते हैं। कार्यकारी निदेशक के बोर्ड विश्व बैंक के समूह के सामान्य संचालन के लिए जिम्मेदार हैं और सदस्यों का प्रतिनिधित्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा किया जाता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उन्हें सौंपी गई सभी शक्तियों का उपयोग करते हैं। इन बोर्ड्स में 24 कार्यकारी निदेशक होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस समय जो थे, उन्होंने डेविड मालपास को विश्व बैंक का 13वां अध्यक्ष चुना था। तो इसने अध्यक्षों के बारे में भी याद रखिए, जिस समय आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उस समय देख लिया करिएगा। विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्ड ने आम सहमति से चयन करते हैं। विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक इसके अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करता है। अमेरिका विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक है और यही कारण है कि अब तक इसके सभी अध्यक्ष अमेरिकी ही रहे हैं। और मैं इसीलिए कहता हूँ आप लोगों से, एक तो स्थायी आंकड़े होते हैं, एक अस्थायी आंकड़े होते हैं। स्थायी आंकड़े हम लोग देख रहे हैं और अस्थायी आंकड़े होते हैं कि सदस्य हो गए, उसका अध्यक्ष होगा, ये बदलते रहते हैं। तो वो जो अपडेट होता है वो अस्थायी रहता है। ठीक है। विश्व बैंक की समूह की सदस्यता की बात करें तो IBRD के आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट के तहत विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का सदस्य होना अनिवार्य है। IBRD की सदस्यता मिलने पर ही IDA, IFC और MIGA की सदस्यता मिलती है। ICSID के सदस्य IBRD के सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं, किंतु जो IBRD के सदस्य नहीं है लेकिन पार्टी ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदस्य हैं, उन्हें ICSID प्रशासनिक परिषद के आमंत्रण पर अपने सदस्यों के 2/3 वोट का समर्थन मिलने पर ही सदस्यता दी जाती है। प्रमुख रिपोर्ट में बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये हाल ही में प्रकाशन इसका बंद होगा। एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके द्वारा जारी की जाती थी? विश्व बैंक के द्वारा। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हो गई, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गई, ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती हैं। भारत में गरीबी की स्थिति पर शोध, दक्षिण एशिया आर्थिक विकास फोकस द्विवार्षिक है। ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट, ये विश्व बैंक की ही है। विश्व बैंक और भारत की बात करें तो भारत ब्रेटन वुड्स में किए गए समझौते के मूल हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था, जिसने इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की। भारत वर्ष 1956 में IFC और 1960 में IDA के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल है। भारत जनवरी 1994 में MIGA का सदस्य भी बना। भारत ICSID का सदस्य नहीं है, ये जरूर याद रखिए। इसके पीछे भारत का तर्क है कि ICSID कन्वेंशन निष्पक्ष नहीं है और इसके नियम विकसित देशों के पक्ष में झुके हुए हैं। ICSID के केंद्रीय अध्यक्ष विश्व बैंक का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष मध्यस्थों की नियुक्ति करता है। यदि मध्यस्थता से जुड़े निर्णय संतोषजनक नहीं होते हैं तो असंतुष्ट पक्ष एक पैनल से अपील करता है, जिसे ICSID द्वारा ही गठित किया जाता है। इसमें भारतीय अदालतों द्वारा निर्णय की समीक्षा किए जाने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, भले ही उसका यह निर्णय सार्वजनिक हित के विरोध हो। वर्ष 1949 में भारतीय रेल को ऋण देने के साथ IBRD द्वारा भारत को ऋण देने की शुरुआत हुई। वर्ष 1959 में भारत में IFC और वर्ष 1961 में IDA द्वारा पहला निवेश एक राजमार्ग निर्माण परियोजना पर किया गया। 1950 के दशक के दौरान भारत हेतु विश्व बैंक के ऋण का एकमात्र स्रोत IBRD था। दशक के अंत तक भारत की बढ़ती ऋण समस्या विश्व बैंक समूह के सॉफ्ट लोन से जुड़ी IDA के लॉन्च में एक महत्वपूर्ण कारक बनी। और 1960 में आप देखिए कि दशक के अंत में अमेरिका ने अपने द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम में तेजी से कटौती की, जो उस समय भारत के बाहरी संसाधनों का सबसे बड़ा स्रोत था। तब से ही विश्व बैंक आधिकारिक तौर पर दीर्घकालिक वित्त के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरा है। 1960 और 1970 के दशक के दौरान
आईडीए ने विश्व बैंक द्वारा किए गए कुल ऋण का लगभग 3/4 हिस्सा भारत को आप देखते हैं दिया है। इस प्रकार आईडीए से अब तक का सबसे बड़ा ऋण प्राप्तकर्ता भारत और बना। यह राशि कुल दिए गए सभी ऋणों के 2/5 हिस्से के बराबर थी। और चीन वर्ष 1980 में आप देखेंगे 1980 में विश्व बैंक में शामिल हुआ था। उसने सीमित आईडीए संसाधनों पर अपनी दावेदारी भी जताई। अफ्रीका के बिगड़ते आर्थिक हालात और भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन से आईडीए में भारत की ऋण हिस्सेदारी तेजी से कम होने लगी है। और 1980 के दशक के दौरान आप देखेंगे विश्व बैंक ने नीतियों में सुधार और आर्थिक उदारीकरण पर जोर दिया। यह भारत में बुरे दौर से गुजर रहे सार्वजनिक संस्थानों को ऋण देता रहा। भारत की बंद अर्थव्यवस्था की आलोचना को लेकर मौन साधे रहा। वर्ष 1991 के व्यापक आर्थिक संकट के बाद परिस्थितियों में तेजी से बदलाव हुआ। इसके बाद संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण देने के लिए विश्व बैंक के लिए भारत महत्वपूर्ण देश बन गया, क्योंकि उसने वित्त, कराधान और निवेश तथा बिजनेस आदि क्षेत्रों में नीतिगत सुधार के लिए सहमति जताई थी। भारत को वर्तमान में मिश्रित देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे निम्न मध्यम आय से मध्यम आय में जाने वाले देश के रूप में परिभाषित किया गया है। यह आईडीए और आईबीआरडी दोनों से ऋण लेने के लिए योग्य है। चलिए, विश्व बैंक में सुधार की बात होती रहती है। विश्व बैंक पर यह आरोप लगता रहा है कि यह अपने एसएपी के जरिए विश्व में पूंजीवाद के उद्देश्यों को पूरा करता है। इसमें अमीर देशों का वर्चस्व रहता है। यह एसएपी मुक्त बाजार हेतु आर्थिक नीतियों में सुधार का एक समूह है जो विश्व बैंक द्वारा विकासशील देशों पर ऋण प्राप्ति की शर्तें के रूप में लागू है। यह तर्क दिया जाता है कि एसएपी नीतियों में स्थानीय और वैश्विक दोनों ही स्थितियों में अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ाता है। और उभरती हुई आप देखते हैं नई आर्थिक शक्तियां, विशेष रूप से भारत और चीन तथा दुनिया के कुछ अन्य एशियाई एवं कुछ लैटिन अमेरिका देशों को विश्व बैंक में उचित स्थान और भूमिका दी जानी चाहिए। विश्व बैंक अपने आप की बदलती विश्व व्यवस्था के अनुकूल ढालने में विफल रहा है, इसलिए तेजी से आगे बढ़ रही भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्था में एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना की है, आईआईबी की। और आप देखिए विश्व बैंक में सुधार वर्तमान विश्व व्यवस्था को पुनर्जीवित करने और बढ़ती शक्तियों और विकासशील देशों को इस संस्था में एक सार्थक आवाज देने के हिस्से के रूप में भी बेहद आवश्यक है। चलिए, तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की। इतनी जानकारी याद रखिएगा और सदस्यों के लिए आप लोग सर्च कर लीजिए और अपडेट करते रहा करिएगा, ठीक है। और किसी संस्था के बारे में बात करनी हो तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। धन्यवाद।